बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की पेज नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। पहला इसका पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन जस्टिफाई। आपने जस्टिफाई करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना वो ओबे होता है जब हम स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं। इसको जस्टिफाई करना है कैसे, यानी स्टिशियोमेट्री होती है, हम कहते हैं कि वो कैलकुलेशन जिसके अंदर हम रिलेशनशिप बना रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पर होल्ड होती है। ठीक है, उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड होता है। इसको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसकी स्टेटमेंट देंगे। ये हमने स्टेटमेंट दे दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो क्या है कि इसके अंदर हम बताएंगे कि स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हैं और रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अच्छा, जब हम स्टिशियोमेट्री करते हैं तो उसके अंदर हम रिलेशनशिप बनाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जांपल लेके जो है ना वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल में हमने वाटर की फॉर्मेशन देखी है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक देखा है। इसके अंदर आप कहते हो कि वो हाइड्रोजन के 4 ग्राम है, ऑक्सीजन के 32 ग्राम है, टोटल यहाँ पे क्वांटिटी 36 ग्राम है। इधर देखें तो हमारे पास वाटर का की जो क्वांटिटी निकलती है वो 18 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी यहाँ पर भी 36 है, यानी जो मैस है ना वो क्या है, कंजर्व हो गया। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। इसमें क्या है कि हम स्टिशियोमेट्रिकली यानी इक्वेशन को बैलेंस किया तो हमने कहा रिएक्टेंट के का जो मैस है वही प्रोडक्ट का मैस होगा। ठीक है, इसी तरह हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन की है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, इसकी क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी आपके पास ये आ गई और इसकी क्वांटिटी भी आपके पास ये आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैस क्या हो गया, कंजर्व है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बी पार्ट है केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जितने भी ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन है आपके इर्द गिर्द जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। पहले तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन देंगे ना इस सवाल को हल करने के लिए। हाँ जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, हम कहते हैं दैट रिएक्टेंट जो कि कंज्यूम हो जाता है, दैट कंज्यूम्स अर्लियर ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट जो कंट्रोल करेगा उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट जो होती है ना वो कम होती है क्योंकि ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम चंद एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर जो सराउंडिंग में हमारे होते हैं जिसमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को देख सकते हैं। ये एग्जांपल देके जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल कौन सी देंगे हम, जैसे कि केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, कंबशन प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप बर्न करते हो, हीट करते हो, फ्लेम देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। ठीक है, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देकर तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, जो ऑक्सीजन की अमाउंट आपको दी है ये क्या है, एक्सेस में। ठीक है, जो चीज़ एक्सेस में होगी उसके कंपैरिजन में जो दूसरी चीज़ होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, समझ आ गई। तो बहुत सारे कंबशन रिएक्शन ऐसे हैं उसमें आपके देखते हो कि ऑक्सीजन को एक्सेस में लिया जाता है। जब ऑक्सीजन को एक्सेस में लेंगे जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, ये अर्लियर कंज्यूम हो जाता है और कंज्यूम होने से ये कहा जाता है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना इसमें एग्जांपल में देखें कि ये क्या है, जो मीथेन है, कार्बन है, इसकी कंबशन हो रही है। इसमें ऑक्सीजन के बारे में आप देखोगे एक्सेस में है, जबकि मीथेन और कार्बन ये क्या होंगे, लिमिटिंग रिएक्शन होंगे। तो ये हमारे इर्द गिर्द में कंबशन रिएक्शन के अंदर ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी पार्ट है इसका है वो है, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। ठीक है,
तो ये आपके चैप्टर के अंदर भी इसका आंसर सॉल्व हुआ हुआ है कि आपके पास जो नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास आप निकालते हो उसके अंदर नियॉन के जो आइसोटोप्स हैं, नियॉन के आइसोटोप का किसी का भी मास एवरेज एटॉमिक मास के बराबर नहीं होता, ठीक है। ये आपने इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ना कि नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास है या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है। उसको ऑब्टेन किया जाता है हम नियॉन के आइसोटोप का मास लेंगे और उसकी रिलेटिव अबंडेंस लेंगे, ठीक है, और उसे 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, इसमें जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास सॉरी एवरेज एटॉमिक मास और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाला था नियॉन का, वो इतना आया 20.18। ये कैसे आता है हमारे पास, जब हमारे पास डिफरेंट आइसोटोपिक मासेस होंगे और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नियॉन होगा, ठीक है। तो ये देखें एवरेज एटॉमिक मास का या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइसोटोपिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस। तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। हमने पढ़ा था कि जो नियॉन का जो पहला आइसोटोप होता है उसकी परसेंटेज अबंडेंस 90.292 होती है। सेकेंड वाला आइसोटोप जिसका मास 21 होता है उसकी रिलेटिव अबंडेंस 0.26 होती है। थर्ड वाला आइसोटोप जिसका मास 22 होता है और उसका जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 8.82 होती है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट मैसेज हैं, ठीक है। नियॉन के ये मैसेज हैं, नियॉन यानी कि ये नियॉन का 20 वाला आइसोटोप है, ये 10, और ये वाला जो है ना वो आपके पास नियॉन 21 वाला है, इसका 10, और ये है नियॉन आपके पास नियॉन 22 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो एवरेज एटॉमिक मास आया है वो इन सब मैसेज से क्या है, मुख्तलिफ है। ये हमने फॉर्मूला लगा के जस्टिफाई कर दिया उसका। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है पार्ट डी जो है क्वेश्चन नंबर 25 का, वो है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaOH। यानी 1 मोल अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हो तो उसको 2 मोल चाहिए होंगे NaOH के, ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो कहता है कि एवोगैड्रो नंबर जो है ना वो कैसे इसको हेल्प करेगा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम इक्वेशन लिखे हैं, हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। इसके केस में हमने देखना है ये एक कहा जाता है कि ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड से क्या मुराद है, इसके पास हाइड्रोजन जो है ना वो 2 है, ठीक है। डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ये हाइड्रोजन निकलकर बेस के OH के साथ मिलते हैं, इसलिए हम डाई बेसिक एसिड कहेंगे, ठीक है। डाई बेसिक एसिड समझ आ गई, ये डाई बेसिक एसिड है, ये 2 हाइड्रोजन देगा। इसको अगर आप न्यूट्रलाइज करो, न्यूट्रलाइज कह रही हूँ, उसको आयनाइज करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखें H2SO4, इसमें से बन गया आपके पास 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ सल्फेट SO4 -2, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर क्या है कि ये 2 चूँकि हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डाई बेसिक है, ठीक है। ये हमने लिया इसका क्या, 1 मोल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इसे 1 मोल लिया, ठीक है। अगर आप केमिकल इक्वेशन इसकी देखते हैं तो 1 मोल चाहिए किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, और 2 मोल चाहिए किसके, NaOH के। अगर आप NaOH की बात करते हो तो NaOH, ठीक है, इसको कहा जाता है कि ये मोनो एसिड बेस है, ठीक है। मोनो एसिड बेस है। मोनो का मतलब क्या है, एक, एसिड का मतलब क्या है कि इसके पास एक जो है ना वो क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मोनो एसिड बेस है, सही है। अगर आप इसको आयनाइज करेंगे तो ये इसमें से क्या है आपके पास, NaOH, ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसमें चेंज होगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, इसके 2 मोल दरकार है। अगर आप इसके 2 मोल लोगे, 2 मोल ये प्रोड्यूस होंगे और 2 मोल ये, ठीक है। तो हमें 2 मोल चाहिए NaOH के, ताकि हमारे पास जो है ना जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगा ना वो क्या होगा, आप कहते हो ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपने लिया यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है। और इसके बारे में कहा कि ये 2 मोल नहीं है, 1 मोल को हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस आपके पास क्या बन गया, वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ H2O,
समझ आ गई है? तो ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। सही है। अब यहाँ पे वो कहता है जस्टिफाई करना है आपने कि इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर, जस्टिफाई नहीं, एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर एक्सप्लेन कैसे करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है ये रिएक्शन क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कहा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो वाटर की फॉर्मेशन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वाटर की फॉर्मेशन देखी जाए तो वो कैसे बन रही है? हाइड्रोजन यहाँ से 2 मोल दे रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन आयन है आपके पास, और 2 मोल जो आपने लिए थे किसके? हाइड्रोक्सल आयन के। ठीक है, वो बना रहे हैं हमारे पास, क्या बन रहा है? 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो है ना वो ले सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर हम कहते हैं 2 है ना, 1 मोल अगर लेंगे इसका सोडियम हाइड्रोजन आयन का, तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स होंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यानी कि हमने क्या दिया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 आइंस आगे किसके? हाइड्रोजन आएंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 12.04 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन आइन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन देखें तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वही 12.04 इंटू 10⁻23 हाइड्रोक्सल। ठीक है, इतने आइंस बन गए आपके पास। ठीक है, इन केस अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हो, सिस्टमेट्रिकली डील करो, तो वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे? आप कहते हो कितने मोल हैं? 2, और इसके एक मोल के अंदर कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये मोल बन गए। ठीक है, तो आपके पास क्या है? ये बन जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो इस तरह यानी कि एवोगैड्रो नंबर को लेकर 1 मोल अगर लेंगे हम, 1 मोल लिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें से 2 मोल निकले हाइड्रोजन आयन। अगर 2 मोल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें 2 मोल जो है ना वो क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन निकलेंगे। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट लगाया एवोगैड्रो नंबर का, तो इसमें क्या है? हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह कि आपके पास क्या है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना वो वाटर के इतने बन रहे हैं जब आपने आयन सोडियम हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन इतने लिए। अच्छा जी, जो सवाल है हमारा नेक्स्ट वो है 1 मोल ऑफ वाटर। वाटर का 1 मोल लिया है, उसके अंदर 2 मोल हैं बॉन्ड्स, 2 मोल हैं बॉन्ड्स के, और 3 मोल हैं एटम्स के, और 10 मोल हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और 28 ऑफ टोटल 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वाटर का अगर केस देखें तो वाटर के अंदर वाटर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है। ये आपके पास ऑक्सीजन है, और ये 2 कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपने यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये आपके पास क्या है? वाटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाएं तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या है? ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर मतलब 6, तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर हुए में इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर हुआ हुआ है, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो अब ये देखें ऑक्टेट जो है ना वो क्या है? ऑक्सीजन का कंप्लीट है, और डुप्लेट जो है ना दोनों हाइड्रोजन के कंप्लीट है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टेट जो है ना वो ऑक्सीजन का कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है? प्रूफ करना है 1 मोल ऑफ वाटर हैव 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ एटम, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 28 मोल्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन इट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर लें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना उसमें ऑक्सीजन को देख लें या हाइड्रोजन को देख लें। ठीक है, तो ये देखें आपके पास क्या है? ऑक्सीजन होता है 16, और इसका जो मैस, ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? जो एटॉमिक नंबर होगा 8 है, और नंबर ऑफ
प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 8 होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना वो क्या है, हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, वो भी 8 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मैच नंबर भी क्या होता है 1, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखें, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन जो है ना वो क्या है 0, ठीक है। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन का भी लिख लें, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होंगे 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर फंडामेंटल पार्टिकल टोटल निकालें, टोटल फंडामेंटल पार्टिकल कैसे निकालेंगे, ये देखें आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 8, 9 और 10। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है 10, ठीक है। प्रोटॉन की तादाद क्या निकलेगी 8, 9 और 10, वो भी 10, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है ना वो क्या है आपके पास 8, 0, 0, मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं 8 हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है फंडामेंटल पार्टिकल, टोटल फंडामेंटल पार्टिकल जो लिए हमने वो निकाल लिए। अब सबको एडअप कर दें, तो एडअप करने पर आपके पास टोटल जो आएंगे, टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है टोटल वो कितने आएंगे 10 + 10 + 8, तो ये कितने आ जाएंगे 28, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया 28 मोल्स क्या हो जाएंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाटर के अंदर इतने आ गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो क्या करना है, साबित करना है कि हमने कितने निकालने हैं, हमने बॉन्ड्स जो है ना वो क्या है निकालने हैं 2 मोल, ठीक है। तो हम 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इसको साबित करने के लिए पहले आप देखें एक मॉलिक्यूल देखें वाटर का, ठीक है। तो इसके अंदर 2 जो है ना वो बॉन्ड है, ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्ड, सही है। 2 कोवलेंट बॉन्ड है अगर 1 मोल के अंदर, तो फिर आप कहते हो कि इसको ना साबित करना है, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड्स हैं, तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितना होगा, 1 मोल अगर लेंगे तो इसमें भी 2 मोल आएंगे, ठीक है। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, हमने कहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, कितने आगे 2, ये तादाद हमने बता दी। अगर हम 1 क्या लिखा है ऊपर, लिखा हुआ है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, हैव बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2 मोल्स, ठीक है। तो ये हमने साबित कर दिया, सही है। इस तरह हमने इस चीज़ को जो है ना वो क्या है साबित कर दिया, 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। इसी तरह 3 मोल्स ऑफ एटम्स, इसके अंदर 1 मोल के अंदर क्या होंगे 3 मोल्स ऑफ एटम, 1 मोल के अंदर 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको साबित करें तो यहाँ पर जो 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी हम सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पहले ये कर लेते हैं, ये 3 मोल्स ऑफ एटम्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ एटम, सही है। इसी तरह हम इसमें भी ये कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे कि हमने कहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव एटम्स इज इक्वल टू 3, तादाद बता दी हमने एटम की 1, 2, 3, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये आ गई, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 है, तो आप 1 मोल ऑफ वाटर अगर लेंगे तो उसके अंदर हैव एटम्स, टोटल एटम्स कितने होंगे 3 इज इक्वल टू 3 मोल्स, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या है साबित कर दिया, सही है, ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी, ठीक है। और साथ जो है ना वो हम लिखेंगे सेंटेंस की फॉर्म में कि हमने कहा कि 1 मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया, ठीक है। इसको भी सेंटेंस में दे सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम लिखेंगे, हमने कहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव
इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाले हमने 10, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने होंगे, ऑफ वाटर हैव इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 मोल्स, ठीक है। और समझ आ गई है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन का लास्ट जो है ना वो पार्ट देखें। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन। इसको साबित करना आपको, ठीक है। इसको साबित करने के लिए आप कॉलम एक बना लें, 2 कॉलम बना लें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने लिखा यहाँ पर नाइट्रोजन N2 और यहाँ पर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लोगे, ठीक है। अब इसके केस में देखें ज़रा, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। तो अगर आप नाइट्रोजन को देखते हो, नाइट्रोजन के अंदर देखें, नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 14 होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकालें, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हैं आपके पास, एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स देखें वो होते हैं 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। जबकि प्रोटॉन क्या हैं वो भी 7 होंगे, और न्यूट्रॉन्स जो होंगे ना वो कैसे निकलते हैं, जब मास में से एटॉमिक नंबर निकाल दिया जाए तो वो भी 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास N2 है, तो हम 2 नाइट्रोजन के एटम्स जो है ना वो आपस में ऐड अप कर देंगे, यानी दूसरे नाइट्रोजन के एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो भी लिख लें, ठीक है। वो भी होंगे इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन भी 7 और न्यूट्रॉन भी 7, ठीक है। आप टोटल कर दें इसको, टोटल करने पर इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास 14, प्रोटॉन आ गया आपके पास 14 और न्यूट्रॉन भी कितने आ गए 14, ठीक है। तो अगर आप इन सब को टोटल कर लें, ऐडअप कर लें, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऐडअप करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतने निकला है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 12, ठीक है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकालें, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन आप निकालोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे आपके पास 6, 12 में से 6 निकालेंगे वो भी 6 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा एलिमेंट यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालें तो इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 और न्यूट्रॉन जो है ना वो क्या है वो भी 8 है, ठीक है। तो इसमें टोटल निकालें तो हमारे पास क्या है 8 + 6 वो भी 14 आ जाए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है 14, प्रोटॉन भी यहाँ पर क्या है 14 है, और जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो भी क्या है 14। तो दोनों के अंदर जो है ना वो साबित हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है सेम है, ठीक है। तो दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थैंक यू।